नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी यात्रा में विकास रक्षक आप सभी परीक्षार्थियों का स्वागत करता है। हम व्यंजनों का अध्ययन कर रहे थे। व्यंजनों का वर्गीकरण लगातार जारी है और व्यंजनों के वर्गीकरण में हम पहला वर्गीकरण है यानी अभ्यंतर प्रयत्न कर चुके। अब हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न की। अभ्यंतर प्रयत्न है वो एक प्रकार का होता है, श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर हम पढ़ चुके, 8 प्रकार से वर्गीकरण कर चुके उसका। अब है हमारा बाह्य प्रयत्न। जैसा कि आपको पीछे की कक्षा में बताया था कि बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न हमें 2 प्रकार का अध्ययन करेंगे बाह्य प्रयत्न के अंदर। तो लगातार मैं जारी रख रहा हूं आपके आगे की कक्षाएं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बाह्य प्रयत्न के अंदर पढ़ेंगे हम श्वास व औरस्य के आधार पर, श्वास व औरस्य के आधार पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर। बात करूं मैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न है वो 2 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। कौन सा प्रयत्न है हमारा ये बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न हमने 1 प्रकार का किया था, श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर। बाह्य प्रयत्न है वो 2 प्रकार का है। पहला कौन सा है बाह्य प्रयत्न के अंदर? पहले प्रयत्न की बात करूं तो मैं श्वास व औरस्य के आधार पर। वो था श्वास अवरोध के आधार पर, श्वास में आने वाली रुकावट के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर था। यह है श्वास के आधार पर, यानी हवा निकलने की, सांस बाहर निकलने की मात्रा के आधार पर, कितना निकलता है, कम निकलता है या अधिक निकलता है। और वो था श्वास में आने वाली रुकावट के आधार पर। पहला है श्वास या औरस्य के आधार पर। दूसरा करूंगा मैं कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर, कंपन व स्वर तंत्रों के आधार। आपने अध्ययन किया होगा कि श्वास व औरस्य के आधार पर 2 प्रकार की हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है ये वह है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। और कंपन वह स्वर तंत्रों के आधार पर भी हम 2 प्रकार के करते हैं। घोष करते हैं एक तो, और एक करते हैं अघोष। अभ्यंतर प्रयत्न था 1 प्रकार का, श्वास अवरोध के आधार पर। 8 प्रकार के स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, अर्धस्वर, परकंपित या लुठित, पार्श्विक और द्विगुण, ये 8 प्रकार के किए थे। अब हम बाह्य प्रयत्न की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार का करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न है वो श्वास व औरस्य के आधार पर। औरस्य का अर्थ होता है जायजता। औरस्य को क्या बोल दूंगा मैं? जायजता के आधार पर। जायज और नाजायज 2 प्रकार के विभाजन है उनमें, जायजता के आधार पर। और कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के प्रकार पूछेंगे तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार की है। पहला है श्वास व औरस्य के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ेंगे श्वास व औरस्य के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे हम कंपन तंत्रों के आधार पर, कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बाह्य प्रयत्न, यह नाम है श्वास व औरस्य के आधार पर, यानी कितनी मात्रा में सांस निकलता है बाहर। इसी श्वास व औरस्य को बोल देते हैं उच्चारण काल। अधिक वायु बाहर निकलेगी तो उच्चारण काल लंबा हो जाएगा, कम वायु बाहर निकलेगी तो उच्चारण काल है वो छोटा हो जाएगा। उच्चारण काल के आधार पर, या मैं बोल सकता हूं काकल्य के आधार पर। हमारे कंठ के अंदर एक छोटी सी जीवा होती है, उस जीवा को काकल्य या अली जीवा बोलते हैं, उसके आधार पर भी। तीसरा इसका नाम और हो सकता है वायु प्रक्षेपण और प्राण तत्वों के आधार पर। प्राण तत्व मतलब प्राण वायु बाहर निकलने के आधार पर, एक ही बात है। चाहे आप इसको बोल दो श्वास या औरस्य के आधार पर, चाहे बोल दो उच्चारण काल या काकल्य के आधार पर, या बोल सकते हो आप वायु प्रक्षेप और प्राण
तत्वों के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले का नाम है अल्प प्राण और दूसरे का नाम है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, नाम से ही पता चल रहा है अल्प प्राण कम वायु बाहर निकलती है और महाप्राण है उसमें अधिक वायु बाहर निकलती है। 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? श्वास या ओरसे के आधार पर बोल दो, चाहे उच्चारण काल या काकल्य के आधार पर बोल दो, चाहे वायु प्रक्षेपण या प्राण तत्वों के आधार पर बोल दो। 2 प्रकार के अल्प प्राण और महाप्राण। 99% ये पूछा था, सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है किसके आधार पर? आयु। सबसे महत्वपूर्ण श्वास व ओरस्य के आधार पर। श्वास व ओरस्य। अल्प प्राण और महाप्राण है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो अल्प प्राण है ना, इनका उच्चारण करते समय कम वायु बाहर निकलती है। वायु क्या है? कम वायु, यानी अल्प वायु बाहर निकलती है। उच्चारण करेंगे ना तो कम वायु बाहर निकलेगी, क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। उसके बाद इनका उच्चारण काल की बात करूं तो कम वायु बाहर निकलती है तो उच्चारण काल छोटा होता है। उच्चारण काल के आधार पर काल क्या हो जाएगा अल्प प्राण का? छोटा। उसके बाद इसमें हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। यह बात कर रहा हूं मैं काकल्य के आधार पर। काकल्य का अर्थ होता है अली जीवा, कंठों के अंदर छोटी जीभ होती है, उसको बोलता हूं मैं अली जीवा। तो है का उच्चारण है वो काकल्य स्थान से होता है का उच्चारण है वो काकल्य से होता है। तो क्या है? हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, यानी काकल्य से उच्चारण नहीं होता। है की ध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसका मतलब क्या है? काकल्य से उच्चारण नहीं होता। और इनकी संख्या है वो 30 होती है। आगे बात करेंगे संख्या पर, एक सारणी बना दूंगा मैं, कौन कौन से होते हैं उसकी बात भी आगे करेंगे। सबसे पहले अल्प प्राण की क्या है? अल्प प्राण में कम वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण में उच्चारण काल छोटा होता है और हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती। है की ध्वनि है ना, है जैसी है के समान ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा महाप्राण। उच्चारण काल है वो उच्चारण करते समय अधिक वायु बाहर निकलती है, इसमें कम वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण में कम वायु बाहर निकलेगी और महाप्राण में अधिक वायु बाहर निकलेगी। सबसे पहली बात क्या है? अल्प प्राण के अंदर क्या है? कम वायु बाहर निकलती है और इसके अपोजिट महाप्राण है उसके अंदर अधिक वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण है, इनका उच्चारण काल है वो क्या होता है? उच्चारण काल है वो छोटा होता है और इसका उच्चारण काल है वो लंबा होता है, लंबे समय तक उच्चारित होते हैं। अधिक वायु बाहर निकलेगी तो लंबा जाएगा। उसके बाद तीसरा हमने क्या कहा था? है की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती और इसमें जस्ट अपोजिट है हकार, यानी है की ध्वनि है, हकार की ध्वनि सुनाई देती है की ध्वनि सुनाई देती है। संख्या की बात करते हैं 30, इसकी होती है 14 संख्या है। और कौन कौन से वर्ण है उसकी हम अभी बात करेंगे। संख्या कितनी होती है और वर्ण कौन कौन से होते हैं उसकी बात जस्ट ही करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा विभाजन है, ये मिसप्रिंट है थोड़ी पीडीएफ के अंदर, मैं आपको अलग से करवा रहा हूं, देखना। अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। अब है कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर। कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर। कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? श्वास व औरस्य के आधार पर भी 2 प्रकार के और कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर भी 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? घोष। और दूसरा कौन सा होता है? अघोष। घोष और अघोष। घोष किसको कहते हैं? घोष का अर्थ होता है गर्जना। नगाड़े की जो युद्ध भूमि के अंदर जो नगाड़ों की आवाज थी उनको बोलते थे उद्घोष। घोष का अर्थ क्या होता है? गर्जना। और अघोष का अर्थ होता है गर्जना नहीं होती। अब गर्जना क्यों होती है? इसमें तो गर्जना होती है और इसमें गर्जना नहीं होती, कारण क्या है इसका? सबसे पहले मैं घोष की बात कर रहा हूं। 1 नंबर बात, स्वर तंत्र
आपस में मिले होते हैं, मिले होते हैं। घोष है ना, घोष, उसके अंदर स्वर तंत्र है, यानी स्वरों के जो तंत्र है, बोलने के जो तार हैं, जीभ, कंठ, होठ, मूर्धा, दांत, ये आपस में मिले होते हैं, स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं। वायु आएगी, बाहर निकलने के लिए इनको धक्का मारेगी। स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं। वायु, फेफड़ों से उठने वाली जो हवा है वायु, इन्हें धक्का, वायु इन्हें धक्का देकर बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। अतः स्वर तंत्रों की स्थिति क्या हो गई? स्वर तंत्र आपस में मिले हैं, वायु बाहर निकलने के लिए इनको धक्का मारेगी, धक्का देकर वायु बाहर निकलती है। अतः धक्का देगी तो क्या होगा? कंपन होता है। यह है घोष की डेफिनेशन, घोष की परिभाषा। घोष किसे कहते हैं? कारण पूछ लेते हैं, प्रश्न बना के देते हैं कि कौन सा है जिसमें कंपन होता है, नहीं होता, तो घोष में क्या होता है? कंपन होता है। स्वर तंत्र क्या है? आपस में मिल जाएंगे, स्वर तंत्र मिल जाएंगे, वायु धक्का मारेगी, धक्का देने से कंपन होगा। क्या कहलाते हैं? घोष। अघोष इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अघोष क्या हो जाएगा? स्वर तंत्र है, स्वर, अघोष में क्या हो जाएगा? स्वर तंत्र दूर दूर होते हैं, आपस में मिले नहीं होते। स्वर तंत्र आपस में मिले नहीं होते, यानी स्वर तंत्र आपस में दूर दूर होते हैं। स्वर तंत्र दूर दूर होंगे तो क्या होगा? वायु बिना अवरोध के, वायु में कोई रुकावट नहीं आएगी, वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है, वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है। अब वायु किसी को धक्का नहीं मारेगी, बिना अवरोध के बाहर निकलेगी तो कंपन नहीं होगा, तो कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता। घोष का अर्थ है गर्जना। दूसरी बात, घोष क्या करते हैं? गर्जना क्या करते हैं? गर्जना उत्पन्न करते हैं। धक्का लगेगा, एक दूसरे से टकराएंगे तो गर्जना उत्पन्न करते हैं, और ये फिर क्या हो जाएंगे? बिना अवरोध के बाहर निकलती है, धक्का नहीं लगता, तो गर्जना उत्पन्न नहीं करती, गर्जना उत्पन्न नहीं करती। यह है बाह्य पर्यटन। दो प्रकार के, श्वास और रस्य के आधार पर अलग प्राण और महाप्राण, अलग प्राण और महाप्राण। अलग प्राण में हमने क्या बात की थी? अलग प्राण में हमने क्या बात की थी? अलग प्राण के अंदर हमने बात की थी, अलग प्राण और महाप्राण दो प्रकार के हैं। पहला तो है श्वास या औरस्य के आधार पर, श्वास या औरस्य के आधार पर अलग प्राण और महाप्राण। अलग प्राण के अंदर कम वायु बाहर निकलती है, महाप्राण के अंदर अधिक वायु बाहर निकलती है। अलग प्राण का उच्चारण काल छोटा होता है, महाप्राण का उच्चारण काल बड़ा होता है। अलग प्राण के अंदर हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, महाप्राण के अंदर हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह तो हमने बात की थी किसकी? अलग प्राण और महाप्राण क्या? वह दूसरा विभाजन कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर। तो घोष के अंदर क्या होता है? स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं, वायु इनको धक्का देकर बाहर निकलती है तो कंपन होता है। कंपन होता है तो उसके साथ साथ क्या होगी? गर्जना भी होगी। कोई चीज किसी से टकराएगी तो गर्जन होगा। दूसरा है अघोष। अघोष का मतलब है स्वर तंत्र वो दूर दूर होते हैं, फेफड़ों से उठने वाली हवा है वो मुख के माध्यम से बिना रुकावट बाहर आ जाती है। जब कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती तो कंपन नहीं होता, किसी से टकराती नहीं है, कंपन भी नहीं होगा। कंपन नहीं होगा तो गर्जना भी नहीं होगी। यह था हमारा बाह्य प्रयत्न। दो प्रकार से, श्वास और रस्य के आधार पर कंपन तथा
कंपन तथा सवर तंत्रों के आधार पर, कंपन तथा सवर तंत्रों के आधार। अब तक हमने परिभाषा की है, केवल किसकी बात की है हमने, परिभाषा की बात की है। अब मैं इनकी सवरों की संख्या की बात कर रहा हूं, अलप प्राण, और एक क्या लिखा है मैंने, महाप्राण। ये तो मैंने दोनों लिखे हैं किसके आधार पर, श्वास व औरस्य के आधार पर। फिर मैं लिख रहा हूं कंपन व सवर तंत्रों के आधार पर, घोष और अघोष, घोष और अघोष। इस घोष को मैं एक नाम और दे सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कंफ्यूज मत होना, सहघोष, यानी घोष सहित। घोष का अर्थ होता है गर्जना, गर्जना सहित। अब अलप प्राण में कौन कौन से आएंगे, केवल स्वर आने, व्यंजन आने हैं, स्वर और व्यंजन आएंगे अलप प्राण में। कौन कौन से आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा। पहले, तीसरे, पांचवा का मतलब है कै वर्ग का पहला कै, तीसरा ग और अंग। इसी प्रकार चय वर्ग का च, ज और य। इसी प्रकार ट वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ट, ड और अण। इसी प्रकार तय वर्ग का, इसी प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा, कै से लेकर मैं तक जो पहला है, तीसरा है और पांचवा है, वो तो क्या है, अलप प्राण। तो पीछे क्या रह गए, दूसरा और चौथा, ये क्या है, महाप्राण। दूसरे का मतलब है ख खरगोश और घ घड़ी। च वर्ग की बात करूं तो छ और झ, ट वर्ग की बात करूं तो ठ और ढ, त वर्ग की बात करूं तो थ और ध धनुष, और प वर्ग की बात करूं तो फ फल और भ भालू। पहला, तीसरा, पांचवा अलप प्राण है, दूसरा, चौथा महाप्राण है। उसके बाद ये र, ल और व क्रम से, ये क्या है, अलप प्राण है। तो स और है क्या है, महाप्राण है। स तीनों स और है क्या है, महाप्राण। उसके बाद सभी सवर, सभी सवर ये क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। सभी सवर क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। सभी सवर, एडजस्ट करना इसको, सवर, सभी सवर क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। ये बात कर रहे थे हम किसकी, अलप प्राण की। अलप प्राण में क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, फिर यह, र, ल और व, और सभी के सभी सवर क्या होते हैं, अलप प्राण। उसके बाद में बात करूं महाप्राण की, तो दूसरा और चौथा, फिर स और है, ये क्या है, महाप्राण, अलप प्राण और महाप्राण। उसके बाद घोष और अघोष, परिभाषा पीछे कर चुकी, अब मैं केवल सारणी कर रहा हूं, अलप प्राण और महाप्राण की। कंफ्यूज नहीं हो गया अगर सारणी से पढ़ोगे तो। घोष में क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरे, चौथे, पांचवे का मतलब है कै वर्ग के अंतिम तीन, ग गमला, घ घड़ी, अंगा खाली। च वर्ग के भी अंतिम तीन, त वर्ग के और प वर्ग के भी अंतिम तीन। फिर रह गया पहला, दूसरा, तो वो क्या हो जाएंगे, अघोष। पहले, दूसरे का मतलब है कै ख, च छ, ट ठ, त थ और प थ, क्या हो जाएंगे, अघोष। फिर ये वाली सारी की सारी समीकरण आपको वहां लेके जानी है घोष में, ये र, ल, व और सभी सवर, सभी सवर, सभी सवर। फिर ये वाली स और स, एक है का ध्यान रखना। नीचे तो क्या है, महाप्राण है, लेकिन यहां है को कहां रखना है, घोष के अंदर रखना है, घोष के अंदर है। ये सारी की सारी समीकरण यहां लेके जानी है, और है को छोड़कर सारी के सारी यहां लेके जानी है। ये एक सारणी है, अलप प्राण और महाप्राण, ये दोनों है अलप प्राण और महाप्राण। ये तो है श्वास व औरस्य के आधार पर, और ये है कंपन व सवर तंत्रों के आधार पर, कंपन व सरोवर तंत्रों के आधार। दोबारा देखिए,
अलप्राण आ गया, महाप्राण में क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर ये वाली सारी की सारी यहां ले आए, चारों यह रह। फिर एक है ये नीचे से घोष में ले आए और तीनों से यहां ले आए, पहला, दूसरा और तीनों से। अब इनकी संख्या की बात करूं, मैं संख्या की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग के 3 है, कै वर्ग के 3, च के, ट के, त के, पै के, प्रत्येक वर्ग के 3 है, 5 वर्ग है, 15 15 15 और 4 19, 15 और 4 19, 19 और सौरों की संख्या होती है 11, 19 और 11 30, 19 और 11 कितनी हो गई, 30। अलप्राण की संख्या कितनी होती है, 30। फिर बात करूं मैं महाप्राण की, तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग के 2 हैं, 5 वर्ग हैं, कै वर्ग के 2, च के, ट के, त के और पै के 2, 5 2 है 10, 10 और 4 14, और 30 और 14 कुल कितने होते हैं, 44। 30 और 14 कितने हो गए, 44। यह है इनकी संख्या की बात। अब मैं घोष की संख्या की बात करूं तो वही स्थिति होगी, प्रत्येक वर्ग के 3 है, 5 दिए 15, 15 और 5 20, सौर होते हैं 11, 20 और 11 31। घोष की संख्या कितनी है, 31। यहां फिर कितने रह गए, प्रत्येक वर्ग के 2 हैं, 10, 10 और 3 है 13, और 31 और 13 ये भी कितनी हो गई, 44। ये हो गई इनकी संख्या से संबंधित बात। कई बार प्रश्न में क्या है, द्विगुण व्यंजन को पूछ लेते हैं, अढ़े और अढ़े को पूछ लेते हैं, तो यहां जहां डैडलिया है वहां अढ़े को रख दो। डैडलिया कहां है, तीसरा, टैट है डे, तीसरा डैडलिया यहां है, तो यही क्या रख दो, अढ़े को रख दो। डे ढक्कन चौथा है, चौथा कहां है, यहां, तो यहां किसको रख दो, संख्या में शामिल तो इनको करना नहीं है, संख्या तो आ गई है आपके पास। मूल व्यंजनों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या निकालनी है, ये द्विगुण है तो संख्या में शामिल नहीं करना है, संख्या तो 30, 30 और 14 44, और 31 और 13 44 की बतानी है संख्या तो। लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि अढ़े है, अलप्राण है या महाप्राण, तो जहां डैडलिया है, तीसरा है डैडलिया, वहां अढ़े को रखो, और जहां डै ढक्कन है वहां अढ़े को रखो। ये स्थिति यहां हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डैडलिया और डै ढक्कन तीसरा चौथा है, तो ये भी क्या है, अढ़े और अढ़े, ये भी क्या है, क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। ये था हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों को हमने कई प्रकार से बांटा था, व्यंजनों को हमने मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा है। सबसे पहले बांटा है सरलता के आधार पर, उसके बाद दूसरा हमने बांटा है प्रयत्न के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न हमने एक प्रकार से किया था, श्वास अवरोध के आधार पर 8 प्रकार से बांट दिए, और बाह्य प्रयत्न हम 2 प्रकार के हमने किए, श्वास व औरस्य के आधार पर हमने बांटा अलप्राण और महाप्राण को। कंपन व सौर तंत्रों के आधार पर बांटा है हमने घोष और अघोष को, घोष और अघोष को। यह थी आपकी सारणी। संख्या आपकी दी हुई है 31 13, यहां अढ़े और अढ़े को भी आप शामिल कर सकते हो। यहां मैंने डैड लिया, जहां पर है तीसरा डैड लिया है तो इसको शामिल कर दिया, डै ढक्कन चौथा है तो अढ़े को शामिल कर दिया। यह संख्या अलप्राण और महाप्राण की। यह था हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा बच गया है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, कौन सा व्यंजन किस स्थान से उच्चारित होता है। हर कंपटीशन में 1-2 प्रश्न आते हैं, बहुत डीप तरह से अध्ययन करेंगे, लंबा होगा उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्लास में हम उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थान देखते ही हमारी वर्ण विचार की कक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हमें उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।